बाहों में थामने आयशा जुल्फ़िकार किस नंबर 10। बेगैरत कुत्ता किसी ज़माने दा। रफ़ीक साहब का थप्पड़ इसके 14 तबक रोशन कर गया। वो सेहत के बीचों बीच खड़ा था। सभी वहाँ जमा थे। शर्मीली से 2 कदम पीछे खड़ी थी। तेरे जैसी गंदी औलाद होती है अवैस, जो माँ-बाप के चिट्टे सिरों में कूड़ा उठा-उठा कर डाल देती है। तुझे कोई एहसास है अपनी और वालिदैन की इज़्ज़त का? बस एक ज़िद है, जो तूने आज पूरी कर ली। क्या मुँह दिखाऊँगा मैं उसके भाई को? जवाई है वो इस घर का, जिसकी बहन को तूने भाग कर शादी कर ली है। वो धाड़ रहे थे। अब्बू मैंने कोई गुनाह नहीं किया, वो बोला। बकवास बंद कर। दूसरा थप्पड़ लगा था। रुखसाना एक तरफ सर पकड़कर बैठी थी। मैंने कोई 100 दफ़ा आप लोगों से कहा था कि मैंने शर्मीन से शादी करनी है, लेकिन आप लोग नहीं माने। बस अपनी वो वट्टे-सट्टे वाली फ़िज़ूल सी ज़िद को लेकर बैठे रहे। शर्मीन ने 1000 दफ़ा हातिम से बात कर ली, लेकिन इसकी भी वही मुर्गे की एक टाँग। रिश्ता भेजा तो इनकार कर दिया। फिर बताएँ क्या करता मैं? अभी सिर्फ़ निकाह किया है। अगर उसे कबूल नहीं कर सकते तो मैं घर छोड़ देता हूँ। वो बोला। रुखसाना ताज्जुब से उसे देख कर रह गई। चल निकल, अभी इसी वक़्त मेरे घर से निकल। चल शाबाश, मैं भी देखूँ तो अकेला कितने दिन रहेगा। चल। रफ़ीक साहब ने चिंघाड़ते हुए उसे दरवाज़े की तरफ धक्का दिया। अब्बू बस करें, जाने दें। जो होना था सो हो गया। ज़ुबैर ने इन्हें बाजू से पकड़ा था। आज दूसरी दफ़ा ज़लील करवा दिया इस मुंडे ने। पता नहीं इसकी अकल कहाँ मर गई है। रफ़ीक साहब ठंडे नहीं हो रहे थे। अब्बू, सारा कसूर अवैस का ही तो नहीं है। वो जो पीछे छमक छल्लो खड़ी है, वो भी बराबर की शरीक है इसके साथ। ज़रीना की ज़बान में ख़ारिश हुई थी। तो चुप कर जा। ज़ुबैर ने उसे घिरका। क्यों चुप कर जाऊँ? 2 चपेड़ें इसके मुँह पे भी मारने वाली हैं। जिस दिन से ये हमारे घर में आई थी, उस दिन से अवैस पर डोरे डाल रही है। बेशर्म, बेहया। इसी की वजह से वो आयरन बारात वाले दिन भाग गया था। ज़रीना बोलती चली गई। बकवास बंद कर ले। अवैस ने उसे घिरका। और इससे पहले कि कुछ और कहता, हातिम धाड़ से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। इसके पीछे अलीना और नसरीन थी। सलीम, कमीने, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं हरामजादे। उसने अवैस का गिरेबान पकड़कर ताबड़तोड़ चेहरे पर मुक्के बरसाए थे। हातिम यार छोड़ दे, बस कर दे। जुबैर और हमजा बीच में आए थे। साले, तूने ना दोस्ती का लिहाज किया और ना रिश्तेदारी का। हातिम इसका गिरेबान ही नहीं छोड़ रहा था। हातिम बस कर दे यार, छोड़ दे। जुबैर ने बमुश्किल हातिम के हाथों से उसका गिरेबान आजाद करवाया। अवैस के मुंह से खून बहने लगा था। और तू? वो कहरबार नजरों से शर्मीन की तरफ मुड़ा। हाँ था बस, इसे कुछ ना कही। नसरीन एकदम उसके आगे आई थी। मेरी इज्जत दो कड़ी कर दी इस लड़की ने। वो चिंघाड़ा था। हाथम पुत्र, चल बस, बस कर दे। रुखसाना उठकर उसके पास आई थी। पुत्र, हम मुजरिम हैं तेरे। जो चाहे सजा दे दे। मार ले इसे जितना मारना है। हालांकि इसे मारने से तेरी सोने जैसी इज्जत वापस नहीं आने वाली। वो रो पड़ी। अवैस ने अपनी आस्तीन से होंठों से रिश्ता हुआ खून साफ किया। नसरीन शर्मीन को अपने पीछे छुपाई खड़ी थी। हाथम भाई, जो होना था सो हो गया। गुस्सा ठंडा करें अपना। जुबैर ने कहा। वो बेचारा चारपाई को ठोकर मारकर इसी पर गिर गया। हातिम पुत्र, निकाह तो इन दोनों ने कर लिया। आगे देख ले क्या करना है। अगर अभी इसे छोड़कर जाना है तो छोड़ जा। मेरे लिए आज से ये मेरी बहू है। चाहे जैसी भी सही। लेकिन बेहतर तो यह है कि साथ ले जा। थोड़े दिनों तक इसे रुखसत करवा कर ले आएंगे। लोगों के सामने थोड़ा भरम रह जाएगा। रुखसाना कहती चली गई। भरम तो सारा किरची कर्ची कर दिया आंटी, इस हरामजादे ने। हातिम तड़क कर बोला। इस खबीस ने अपनी बहन का भी नहीं सोचा। उसे दोबारा गुस्सा चढ़ा था। हातिम भाई, अम्मी ठीक कह रही हैं। आप ऐसा करें, अभी शर्मीन को अपने साथ ले जाएं। अभी किसी को कुछ नहीं पता। फिर हम कुछ दिनों तक रुखसती ले लेंगे। जुबैर ने कहा। हातिम यही ठीक है। नसरीन ने कहा। हातिम ने कहरालूद निगाहों से शर्मीन की तरफ देखा। ये मुझे घर जाते ही मार देगा। वो धीरे से बोली थी। शर्मीन मेरे निकाह में है। अगर तूने इसके साथ मारपीट की तो? हातिम अवैस की बात सुनते ही सुलग उठा। तू ना खुदा का शुक्र अदा कर कि मैं यहाँ खाली हाथ आया हूँ हरामखोर। और ये? वो तेजी से शर्मीन की तरफ बढ़ा। इस बेगैरत तो अभी तेरे सामने यहाँ जिंदा गाड़ के दफन करता हूँ। उखाड़ तो क्या उखाड़ेगा मेरा। हातिम ने शर्मीन का बाजू जकड़ा था। हातिम बस कर। जवान बहन है तेरी। बस कर दे।
रुखसाना और नसरीन ने बमुश्किल से परे हुए धकेला। चले, चल के गाड़ी में बैठ। नसरीन ने उसे दरवाजे की तरफ धकेला। हातिम ने एक बार फिर अवैस की तरफ देखा। मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले अवैस। मेरे होते हुए ये मेरी दहलीज पर वापस ना आए। कभी भी नहीं। अगर उसने एक दफा भी यहाँ आकर कह दिया ना कि ये तेरे साथ नहीं रहना चाहती या तू इसे साथ नहीं रखना चाहता, तो तेरी बहन नंगे सर, नंगे पैर वापस इस घर की चौखट पर आएगी। याद रखना। मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ जो इसे बसाए रखूंगा। जिस दिन शर्मीन के मुंह से तलाक का लफ्ज निकला, वो अलीना का इस घर में आखिरी दिन होगा, चाहे वो मेरी बच्चों की माँ ही क्यों ना बन जाए। हातिम ने कहरबार नजरों से अवैस को घूरते हुए कहा था। पुत्र, हाथ हौला रखी, जवान थी है। रुखसाना आखिर तक उसके साथ आई थी। अलीना भी अपने आंसू साफ करते हुए उनके पीछे हो ली। घर आते ही शर्मीन तीर की तरह गाड़ी से निकली और अंदर की तरफ भागी। हातिम ने उसके कमरे के सामने उसे बालों से पकड़कर खींचा था। हातिम, रुक जा, छोड़ दे उसे। नसरीन और अलीना इसके पीछे भागी। मुझे हाथ ना लगाना, शर्मीन चीखी। तेरी ऐसी की तैसी, बेगैरत बेहया। हातिम ने नसरीन के छुड़वाते छुड़वाते भी इसे दो तीन थप्पड़ चार मार ही दिए थे। खबरदार जो तूने मुझे अब हाथ भी लगाया था। शर्मीन हलक के बल चीखी थी। हातिम, बस कर दे, अब्बू को पता चल गया तो। नसरीन के कहते ही अलीना की चीख सुनाई दी। हातिम अंकल जी। वो अपने कमरे के दरवाजे में गिरे पड़े थे। आंखें सफेद हो चुकी थीं। वो भी आज अपनी बेटी की वजह से दुनिया से मुंह मोड़ गए थे। हातिम के वालिद को इस दुनिया से गए आज एक हफ्ता हो गया था। वो शर्मीन की शक्ल देखते ही हत्थे से उखड़ जाता था। इस औरत ने मेरी माँ और मेरे बाप दोनों को खा लिया। वो अपने अब्बू के जनाजे पर धाड़े मार मार कर रो रहा था। शर्मीन बस अपने कमरे में बंद थी। इस नहीच तक तो उसने सोचा ही नहीं था। वो कहते हैं ना कि बड़े फैसलों के लिए कुर्बानी का लेवल भी बड़ा ही होता है। रुखसाना ने अवैस को इनके जनाजे में शामिल नहीं होने दिया था। क्या खबर, हातिम से जान से ही मार देता। दिन गुजरते गए और इनके 40वीं की बरसी आ गई। आंटी जी, अगले महीने की किसी भी तारीख को आकर शर्मीन को रुखसत करके ले जाए। मुझे इसकी शक्ल देखते ही अब्बा जी का चेहरा याद आ जाता है। हातिम ने वापसी पर रुखसाना से कहा। उन्होंने बस सर असबात में हिला दिया। इसका फर्नीचर और बाकी चीजें मैं कुछ दिनों तक। रुखसाना ने इसकी बात काट दी। ना पुत्र, नजरें तो पहले ही तेरे आगे झुकी हुई हैं। अब हमें और शर्मिंदा न कर। तेरे घर से सिर्फ शर्मीन ही जाएगी हमारे साथ, बस, और कुछ भी नहीं। वो जिसने जिद करके निकाह किया है ना, इससे वही पूरा करेगा सब कुछ। तूने कुछ नहीं करना, रुखसाना ने रसान से कहा था। इसी रात उन्होंने अवैस को अपने सामने बिठा लिया। जिस तरह निकाह निकाह वखरे स्टाइल से किया है ना तूने, अब रुखसत ही वैसे ही होगी, समझा। मैंने सिर्फ घर के और करीबी रिश्तेदारों के चंद लोग लेकर जाने हैं और उसे लेकर आना है, बस। कोई बारात नहीं, कोई ढोल ढमक्का नहीं, कोई वीडियो कैमरा नहीं। अगले दिन यही सहन में कनात लगाकर तेरा वलीमा कर देना है। अभी चंद महीने पहले हम लोग जुबैर और अलीना की शादी करके बैठे हैं। पैसे कौन सा हमारे घर के दरख्तों पर उगते हैं। वो कहती चली गई। अब ऐसा सर झुकाए सुनता रहा। अपना कमरा तैयार करवा, वॉशरूम सेट करवा और फर्नीचर लाकर रख इसमें। जुबैर और हमजा को मैंने कुछ नहीं कहना। वो पहले ही खाली होकर बैठे हैं। तेरे अब्बू से कहा है नहर के साथ वाले 5 मरले बेच दें और तेरा कमरा और फर्नीचर तैयार करवा दे। शफीक कहता कि खाना वो दे देगा। शर्मीन को कपड़े और जूते भी बना कर देने हैं। वो बोली। जब कमरा सेट हो गया तो उसे ले आएंगे। रुखसाना रसान से कहकर उठ गई। अवैस ने 20-25 दिनों में अपना कमरा तैयार करवा लिया। रफीक साहब ने सारे पैसे ही इसके हाथ पे रख दिए थे। इसके बाद मेरी जेब में कुछ भी नहीं है। वो हाथ झाड़ कर बोले थे। बाकी घर वालों ने भी एक एक जोड़ा बना लिया। अवैस और शर्मीन के झमेले में हमजा और नाइमा का कांड, गलत हरकत, पस पर्दा ही चला गया था। यास्मीन ने भी शफीक से बात करना मुनासिब न समझा। वो समझी हो सकता है कि एक झटके के बाद वो सुधर ही गया हो। रमल्ला और जुबैर का रिश्ता वैसे ही कायम और दायम था। रुखसाना और रफ़ीक जाकर रुखसती की तारीख देख कर तय करके आ गए थे। वापसी पर अलीना ने चुपके से माँ के कान में सरगोशी की थी। हातिम बाबा बनने वाले हैं। वो बस नम आंखों से बेटी के सर पर हाथ रख कर रह गई। लेकिन घर आकर इन्हें याद आया कि इनके घर भी एक अदद बहू है, जिसकी शादी को 6 माह होने को आए हैं। इससे पूछताछ तो वो भूल ही गई थी। रमला पुत्र, वो चाय देने आई तो उन्होंने पूछ लिया,
कोई खुशीदी खबर नहीं है अभी तक। वो होंकों की तरह इन्हें देखने लगी। ज़हन पूरे का पूरा अवैस वाले मामले पर लटका हुआ था। कैसी खबर आंटी? वो बोली ना। अलीना तो अपनी खैर उम्मीद से हो गई है। उन्होंने बताया। अच्छा अच्छा, मुबारक हो आंटी। वो बोले। और तू पुत्र? उन्होंने पूछा। आंटी मैंने जाना था डॉक्टर के पास। मुझे पक्का नहीं है अभी लेकिन हो सकता है कि वो सर झुकाकर बोली थी। अच्छा, मैं ज़रा अवैस की शादी से फ़ारुग हो जाऊँ, फिर हम दोनों चलेंगे। अल्लाह खैर करेगा। वो मुस्कुराते हुए बोली थी। रात 9 बजे का वक़्त था जब वो अस्पताल से वापस आया। रुखसाना, रफ़ीक और दादाजी बाहर चारपाइयों पर बैठे थे। मोटरसाइकिल खड़ी करते हुए उसकी नज़र ज़ुबैर की मोटरसाइकिल पर पड़ी। वो आज ज़रा जल्दी आ गया था। रुखसाना और रफ़ीक को सलाम करता हुआ वो अंदर आ गया। बैग कंधे पर से गुजारकर साइड पर डाला हुआ था। अवैस अपने कमरे में लेटा हुआ था। किचन के सामने से गुजरते हुए वो यकदम रुक गया। रमल्ला अकेली ही चूल्हे के आगे खड़ी थी। शायद दोपहर के लिए खाना गर्म कर रही थी। उसने एक नज़र ज़ुबैर के कमरे की तरफ देखा। इसके कपड़े और बैग बेड पर पड़े थे और खुद वो वॉशरूम में घुसा हुआ था। पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। आसपास और कोई भी नहीं था। उसके अंदर का शैतान पूरी तरह अंगड़ाई लेकर उठ खड़ा हुआ। लबों पर धीमी सी मुस्कुराहट सजाकर वो दबे पाँव किचन में दाखिल हो गया। रमला सालन गर्म कर रही थी। बालों की लंबी सी चुटिया कमर पर रेंग रही थी। दुपट्टा कंधों पर डाला हुआ था। उसने यूं ही उसकी बेध्यानी से फायदा उठाते हुए धीरे से अपने दोनों बाजू उसकी नाजुक सी कमर के गिर्द बांधे और अपना चेहरा उसके कंधे पर रख दिया। आज क्या बनाया है सरकार ने? इसके बोलते ही रमल्ला एक झटके से मुड़ी और हाथ में पकड़ा स्टील का सालन वाला चम्मच जोर से इसके माथे पर दे मारा। वो एकदम अपने माथे पर हाथ रखते हुए पीछे को हुआ था। लम्हों में उसके माथे से खून के कतरे निकल आए थे। रमल्ला ने उसे कहरबार नजरों से घूरा। तुम काम देख लो अपने। हमजा ने उसे मसनूई खौफ से घूरा। सर अभी तक चकरा रहा था। काश इस लम्हे मेरे हाथ में कोई कुल्हाड़ी या छुरा होता। कम से कम तुम्हारा काम तो तमाम हो जाता। वो बोली। दफा हो जाओ किचन से बाहर। इसने दोबारा चम्मच लहराया था। अच्छा नहीं किया तुमने। वो बैग से कॉटन निकालकर माथे पर रखते हुए बोला और उसे देखता हुआ किचन से बाहर निकल गया। जुबैर ने बस उसे माथे पर रुई रखे अपने कमरे में जाते देखा था। 2 दिन बाद शर्मीन की रुखसती थी। बस गिने चुने अफराद ही गए थे। शर्मीन, अगर कभी अब ऐसे इस घर से या इस घर वालों से दिल भर जाए ना तो गले में फंदा डालकर वहीं पर ही मर जाए। वापस मेरे घर की चौखट पर ना आई, समझी? हाथम पर इसके सर पर हाथ रखकर पीछे हट गया था। शाम के 4 बज रहे थे जब उसे रुखसत करवाकर घर ले आए। सबसे पहला एतराज़ उसे अपने इस्तकबाल पर हुआ था। रुखसाना और यास्मीन ने उसे सीधा ले जाकर इसके बेड पर बिठा दिया। रुखसाना की कलक की कोई इंतहा नहीं थी कि वो 2 बहुएँ लेकर आईं और दोनों की दफाही वो कोई रस्म ना अदा कर सकी। ऐसा लगता है जैसे अल्लाह माफ़ी दे कोई मर्ग वाला कार हो। ना कोई फूल, ना कोई पत्तियाँ, मुर्दों की तरह लाकर बेड पर बिठा दिया। ना कोई बेड की सजावट, ना कोई कमरे की सजावट। वो मुसलसल बेड पर बैठी रो बोल रही थी। शर्मीन आपी, बेड सजाया तो है आपका? नाइमा चुप न रह सकी। बहुत ज़बरदस्त सजाया है। इससे ज़्यादा फूल तो बंदा कब्र पर डाल देता है। वो भिड़की। चल तेरे कब्र ते भी ऐसे तो ऐसे तो ज़्यादा फूल पा देवांगे। ज़रीना को वो एकांत नहीं भा रही थी। मेरे भी कपड़े निकाल कर दो, मुझे चेंज करना है। उसने ज़रीना को घूरते हुए कहा। अभी क्यों चेंज करना है? अपने मियाँ को तो दर्शन करवा दे। अपने फिर कर लेना चेंज। आखिर को लव मैरिज की है इसने तेरे से। ज़रीना ने कहा। तू मेरे कमरे से बाहर दफ़ा हो जा। 1 मिनट में। शर्मीन चीखी थी। नाइमा ने उसे बाजू से खींचकर बाहर निकाला। रात के खाने पर फिर से वही वावेला। रमल्ला ने कोरमा, बिरयानी और रोटियां रखकर ट्रे बना दी। रुखसाना उठाकर इसके कमरे में दे आई। अवैस भी वही था। ये क्या है? वो बोली। शर्मीन पुत्र ये डिनर है। रुखसाना ने हत्ता इम्कान अपने लहजे को आंसा ही रखा। मुझे नहीं खाना ये बासी सालन और ये बरसियों जैसे चावल। आमलेट बना के दें। फरमाइश दागी गई। रमल्ला ने जुस्म होते हुए आमलेट बना लिया। फिर इसमें सौ सौ नुक्स। रुखसाना तो चुपचाप उठकर बाहर निकल गई। नाइमा चाय लेकर गई तो दूध पीना है। गर्म दूध आया तो ठंडा पीना था।
ठंडा मतलब? दूध सोडा मुराद था। सोडा बनाया तो बर्फ क्यों डाली? इतना मीठा क्यों डाला? रमल्ला तो कानों को हाथ लगाकर अपने कमरे में चली गई थी। वो रात 11 बजे अपने कमरे में आया। सर्दियाँ शुरू हो गई थी। वो अब नीचे ही सोता था। पंखा ज़रा-सा हल्का करके उसने कुर्ता उतारा और मोबाइल चार्जिंग से उतारकर खिड़की की तरफ आ गया। वो ज़रा-सी खुली थी। उसने हाथ बढ़ाकर बंद करनी चाही तो वो अड़ गई। उसने पर्दा उठाकर एक तरफ किया और खिड़की बंद कर दी। दफ़ातन इसकी नज़र ज़ुबैर के कमरे की खिड़की पर पड़ी थी। वो बंद तो थी, लेकिन पर्दा हिला हुआ था। लॉबी में घुप अंधेरा था। उसने अपने कमरे की भी लाइट ऑफ कर दी। अब विंडो के शीशे से नज़र आता मंज़र वाज़ेह हुआ था। ज़ुबैर ट्राउज़र और बनियान में मलबूस बेड पर आड़ा तिरछा सा लेटा था। रमल्ला इससे ज़रा-सा दूर खड़ी थी। उसे खिड़की से दिखाई नहीं दे रहा था। तभी ज़ुबैर ने मुस्कुराते हुए इसे कुछ कहा। वो कमर पर हाथ रखते हुए इसके पास आ खड़ी हुई। हालाँकि इस समय हमज़ा शफ़ीक को निगाहें झुका लेनी चाहिए थी। विंडो से दूर हट जाना चाहिए था। पर्दा बराबर कर देना चाहिए था। कान बंद कर लेने चाहिए थे, लेकिन वो कुछ भी ना कर सका। बस साकत-साकत सी आँखों से शीशे के उस पार नज़र आते रमल्ला के अक्स को देखता रह गया। वो स्याह रंग के शॉर्ट सी रेशमी शर्ट पहने हुए थे। आधी आस्तीनों से गोरे-गोरे बाजू अयां हो रहे थे। दुपट्टा गले में झूल रहा था। साथ सुर्ख रंग का बेल बॉटम ट्राउज़र था। ज़ुबैर की कही बात के जवाब पर उसके चेहरे पर कई रंग बिखर गए थे। ज़ुबैर ने फिर कुछ कहा। वो बेड के करीब हुई और मुस्कुराते हुए अपना दुपट्टा गले से उतारकर ज़ुबैर के ऊपर फेंक दिया। वो अपनी तमाम तवानाइयों के साथ उसके सामने खड़ी थी। हमज़ा पलकें भी ना झपक सका। धीरे से अपनी रेशमी बालों से कैंचा खींचते हुए वो ज़ुबैर के ऊपर आ रही और ज़ुबैर उसे खुद में समेट गया था। एक सनसनी सी थी जो हमज़ा की रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई थी। वो उसकी मोहब्बत थी। वो इसकी भी तो हो सकती थी। आखिर क्यों वो उसे भूल नहीं पा रहा? हमज़ा, वो तो ही तेरी मोहब्बत है। इसे और रुसवा ना करना। दिल ने फरियाद की थी। देख, वो कितनी खुश है। दिल कहे जा रहा था, मैं भी तो इसे इतना ही खुश रखता। दिमाग ने कहा। और याद रखो, इसने तुम्हें थप्पड़ मारा। सबके सामने। कई मर्तबा। दिल और दिमाग में जंग छिड़ी थी। वो विंडो से परे हट गया। हमज़ा, वो तेरी है। वो तेरी हो सकती है। कोई था जो उसे वरगला रहा था। काफ़ी देर बाद वो कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। अवैस उसके सामने आकर बैठा था। धीरे से उसने शर्मीन के आगे हाथ फैलाया। उसने बस एक नज़र अवैस को देखते हुए मुँह मोड़ लिया। नाराज़ हो? अवैस ने पूछा। अवैस, चाहे जैसे भी सही, लेकिन निकाह तो हुआ है ना हमारा। देखा, कैसा सलूक कर रहे हैं आपके घर वाले मेरे साथ। उसने मिनटों में आंखें भर ली। क्या हुआ है? अवैस ने पूछा। ये पूछें क्या नहीं हुआ। वो देखें, मैंने आज तक इस किस्म का जोड़ा नहीं पहना जैसे आपकी बहन रख कर गई है। ना कोई रस्म, ना कोई तोहफा, बस लाकर यहाँ बिठा दिया। और ये फर्नीचर देखना जरा अवैस। सच सच बताना, अपनी अम्मी का उठाकर यहाँ रख दिया है ना? वो बोलती ही चली गई। शर्मीन यार, बिल्कुल नया फर्नीचर फर्नीचर बनवाया है मैंने। अवैस तड़प गया। लग तो नहीं रहा। मशवरा ही कर लेते मुझसे। और जरा ये कमरा देखना अवैस, मुर्गी का डरबा भी इससे बड़ा होता होगा। वो हर हर शय में नुक्स निकल रहे थे। अवैस एक लंबी सांस भर के रह गया। अब चीज़ें हो गए अहम हो गई हैं तुम्हारे लिए। और मैं? वो इसके करीब हुआ और इसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ा। सब ठीक हो जाएगा, धीरे-धीरे। वो बोला था। शर्मीन ने मसनूई खप्त से उसे देखा और हाथ इसके सामने कर दिया। अवैस ने सोने का खूबसूरत सा कंगन उसे पहनाया था। अवैस ने धीमे से कहकर उसे बड़े हक से गले लगाया था। अवैस मैं चेंज कर लूँ? शर्मीन उसकी आगोश में मचल कर बोली। जल्दी आओ। वो उसे रिहा करते हुए बोला। वो जल्दी से बिस्तर से उतर गई। बंद कबा खुलने की देर थी। इसके बाद वो जहाँ हया ऐसा खुला। ज़ुबैर ने बड़े हक से उसको खुद में भरा था। इससे पहले कि ज़ुबैर की हदें ख़त्म होती रुखसाना ने दरवाज़ा बजाया। रमल्ला ऊपर से कपड़े तो उतारती लाती। वो बोली। आंटी मैं उतार लाई थी। वो ज़ुबैर से अलग होते हुए बोली। पुत्र अभी और हैं ऊपर।
क्या उतार ला? हमजा बोल रहा है कि उसने ऊपर सोना है और चारपाई कपड़ों से भरी पड़ी है। वो बोली। रमल्ला दुपट्टा लपेटकर बाहर निकल आई। आंटी मेरा तो ख्याल है मैं सारे उतार लाई थी। वो सीढ़ियों की तरफ जाते हुए बोली। पता नहीं, वही अभी बोल बोल कर गया है। जा मेरी थी एक दफा देखा। मेरे से तो इतनी चिड़ियाँ सीढ़ियाँ चढ़ी नहीं जाती। वो बोली। हमजा कहाँ है अब? उसने पूछा। बाहर निकल गया है शायद। वो बोली। रमल्ला सर हिलाते हुए ऊपर आ गई। ऊपर कोई है तो नहीं आंटी? उसने फर्स्ट फ्लोर पर आकर यास्मीन से पूछा। उन्होंने नफी में सर हिला दिया। वो एक बार फिर दुपट्टा कंधों के गिर्द लपेट कर ऊपर आ गई। पूरी छत सफाचट पड़ी थी। कहीं कोई भी धुला हुआ कपड़ा नहीं था। और जरा सा आगे को आई और हमजा की चारपाई की तरफ देखा। वो बिल्कुल खाली थी। इससे पहले कि इसका ज़हन इसे मतरुको साजिश से खबरदार करता, किसी ने पुश्त से आकर उसे ज़ोर से जकड़ा और दीवार के बिल्कुल साथ लगा दिया। हमज़ा! उसके लबों से सरगोशी सी निकली थी। वो वॉशरूम से बाहर निकली तो अवैस बेड पर लेटा था। शर्मीन ने एक नज़र उसे देखा। वो ब्लैक इजी से ट्राउज़र के ऊपर वाइट टी शर्ट पहने हुए था। अब तूने सारी रात इम्तिहान लेना है मेरा? वो उसकी तरफ करवट लेते हुए बोला। तौबा! यहाँ ना कोई क्रीम, ना कोई नाइट लोशन, बंदा क्या लगाए? वो तप गई, फिर बालों में कंघा फेरने लगी। बड़े नखरों से वो उसके पहलू में आकर लेटी थी। अवैस, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। वो उसकी तरफ मुँह करते हुए बोली। अब क्या हुआ है? अवैस चौंक गया। कल से बुखार है। हल्का हल्का, मुझे अपनी मेडिसिन भी याद नहीं लाया। वो बोली। अवैस ने उसके माथे पर हाथ रखा। वो बर्फ ठंडा था। टेम्परेचर तो नॉर्मल है तुम्हारा। वो बोला। सर दुख रहा है और जिस्म भी। वो मुंह लटका कर बोली। आओ मैं उतार देता हूँ। अवैस ने उसे अपनी तरफ खींचा। अवैस, मैंने कहा ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं कौन सा बस आज रात की मेहमान हूँ। पूरी जिंदगी अब तो इसी घर में गुजारनी, इसी कमरे में आपके साथ। वो बोली। फिर अब? अवैस दिल में ला गया। आज रात में थोड़ा आराम कर लो। वो बोली। अवैस ने ताज्जुब से उसे देखा। प्लीज। उसने आंखें घुमाई। जाती है वैसे ये। अवैस ने उसे घूरा। वो बस धीरे से इसके गालों को थपथपाते हुए करवट लेकर लेट गई। हमसे क्या बदतमीजी है ये? वो जोर से बोली। तुमने उस दिन पूछा था ना कि मैं तुम्हें अपना कैसे बनाऊंगा। चलो आज रात बताता हूँ तुम्हें। हमजा ने उसके गले में पड़ा रेशमी दुपट्टा जोर से खींचा और दूर फेंक दिया। हमजा छोड़ो मुझे। क्या बेहूदगी है ये? जुबैर। हमजा ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। मुझसे नहीं होता सबर तुम्हारा, तुम्हें गवा कर रमल्ला। बहुत समझा कर देख लिया मैंने खुद को। रातों की नींद उड़ गई है मेरी। वो एक हाथ से इसका मुंह दबोचे दूसरे से इसका हाथ मोड़े खड़ा था। रमल्ला ने उसकी गिरफ्त से निकलने के लिए पूरा जोर लगाया, लेकिन हमजा ने उसे दोनों बाजुओं से उठाकर चारपाई पर गिरा लिया। इससे पहले कि वो चीखती, दोबारा एक हाथ इसके मुंह पर रख दिया। तुम मेरी थी रमल्ला। तुम्हारी इन गली जुल्फों की छाँव में बस मेरी थी। तुम्हारा ये खुशबू जैसा बदन सिर्फ मेरे लिए था। वो साला क्यों आया बीच में? हमजा पर शैतान पूरी तरह हावी हो चुका था। वो उसका मुंह बांधने के लिए उसका जमीन पर गिरा दुपट्टा उठाने के लिए जरा सा झुका और रमल्ला ने उस नाजुक वक्त में पूरा जोर लगाकर उसे धक्का दिया। हमजा डगमगा गया। वो जोर से चारपाई से नीचे गिरी थी। इससे पहले कि हमजा उसे काबू करता, वो सीढ़ियों की तरफ भागी। हमजा ने उसकी कमीज पकड़कर खींची। वो फटती चली गई, लेकिन रमल्ला रुकी नहीं। कमीज का चीथड़ा फटकर हमजा के हाथ में रह गया। वो अंधाधुंध सीढ़ियां उतरी थी। फर्स्ट फ्लोर पर आकर जोर से फिसली और गिर गई। जुबैर। उसने बमुश्किल हलक से आवाज निकाली और सीढ़ियों की तरफ भागी। हमजा वहीं से वापस मुड़ गया था। जुबैर। उसने फिर से आवाज दी। उसे लगा जैसे रमल्ला ने आवाज दी हो, लेकिन इससे पहले कि वो उड़ता छत पर दौड़ते कदमों की आवाज आई। वो एकदम हड़बड़ाकर उठा और कमरे से बाहर निकला। जुबैर। वो रमल्ला की ही आवाज थी। जुबैर भागता हुआ टीवी लाउंज में आया और इससे पहले कि सीढ़ियों की तरफ बढ़ता, वो धड़ धड़ करती नीचे उतरती दिखाई दी। अभी सीढ़ियां आधी भी नहीं हुई थी जब इसका पैर दोबारा फिसला। रमल्ला। बस लम्हों का खेल था। वो 8-10 सीढ़ियां कलाबाजियों की तरह अबूर करती हुई धम से नीचे फर्श पर आ गिरी। लम्हों में उसके गिर्द खून फैल गया था। रमल्ला। जुबैर तीर की तरह उसके तक पहुंचा।
अवैस भी चीखें सुनकर कमरे से निकल आया। फर्स्ट फ्लोर पर से यास्मीन और जरीना भी बौखलाई हुई नीचे आई थी। वो खून के तालाब में साकत पड़ी थी। उसे फौरी तौर पर इमरजेंसी में दाखिल कर लिया गया। खून का बंदोबस्त करें फौरन। इमरजेंसी ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने कहा। सुबह ने इधर उधर कॉल करके ओ पॉजिटिव खून का बंदोबस्त किया। अवैस और शम्स दोनों इसके साथ थे। रुखसाना भी आई थी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर फिर बाहर आया। ये रिपोर्ट्स करवाएं। जुबैर ने सारी रिपोर्ट्स करवाई। फिर रिजल्ट्स आए। वो दोबारा इमरजेंसी में भाग आया। डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट्स चेक की। इन्हें सर जिस्म पर शदीद चोटें आई हैं। दायां बाजू कलाई पर से फ्रैक्चर हो गया है। लेकिन सबसे बड़ा मसला इस वक्त इनके मिसकैरेज का है। डॉक्टर ने कहा। मिसकैरेज? जुबैर चौंक गया। जी हाँ, इनकी 2 माह की प्रेगनेंसी थी, जो कि सीढ़ियों से गिरने की वजह से ज़ाया हो गई है। डॉक्टर ने इनके सरों पर बम फोड़ा था। जुबैर दम बखू रह गया। फिलहाल इनके जख्मों की पट्टी करके इन्हें गायनी यूनिट में शिफ्ट कर रहे हैं। वहाँ इनकी डीएनसी होगी ताकि खून बहना बंद हो। इस वक्त इनकी हालत इंतहाई नाजुक है। डॉक्टर कहकर दोबारा अंदर घुस गई। इसके भाई को कॉल कर दो। रुखसाना रोने लग गई थी। जुबैर बस थका हारा सा बेंच पर गिर गया। हमजा कहाँ है? उसने इंतहाई सर्द लहजे में रुखसाना से पूछा। वो नफ़ी में सर हिलाकर रह गई। अम्मी खुदा की कसम अगर इसमें इस हरामजादे का ज़रा सा भी हाथ हुआ तो मैं इसे गोली मार दूंगा। जुबैर ने बमुश्किल अपने आंसुओं पर काबू पाया था। कुछ ही देर में यासिर और शमीम भी आ गए। रमल्ला को गायनी में शिफ्ट कर दिया गया। उसकी डीएनसी के राजीनामे पर साइन करते हुए वो फूट फूट कर रो दिया। पूरी रात इन्हें अस्पताल में जागते गुजरी। सुबह के करीब लेडी डॉक्टर बाहर निकली। डीएनसी कर दी है, लेकिन हालत अभी भी नाजुक है। इन्हें दोबारा ऑर्थो में शिफ्ट कर रहे हैं। लेडी डॉक्टर ने कहा था। रमल्ला हनूस बेहोश थी। ब्लड लग रहा था। सुबह होते ही उन्होंने रुखसाना को वापस घर भेज दिया। यास्मीन और रफीक साहब आ गए थे। रुखसाना ने शम्स और जुबैर के लिए नाश्ता भिजवाया था। जुबैर ने एक लुकमा भी न खाया। खाया ही नहीं गया। उधर शर्मीन ने सुबह उठते ही कयामत डाल दी। घर में नई नवेली दुल्हन लाकर शौक पूरा हो गया सबका। वो किचन में खड़ी होकर चीखी। क्या हुआ है? अवैस अभी अस्पताल से वापस आया था। मैं निहार मुँह दही खाती हूँ। किसी को होश ही नहीं है। वो बोली। शर्मीन अम्मी सारी रात अस्पताल में रही हैं। रमल्ला को अभी तक होश नहीं आया। वो ताज्जुब से बोला। तो मैं क्या करूँ? वो चीखी। अच्छा चुप करो, मैं ला देता हूँ दही। वो उल्टे कदमों वापस मुड़ गया। दही लाया। खुद बाउल में निकाली। चीनी मिलाई और राजकुमारी के आगे रख दी। कितना घटिया दही है। वो एक दो चम्मच लगाकर बाकी सिंक में उंडेल लाई। फिर कपड़े निकाले। हर हर सूट पर सौ सौ नुक्स। अवैस मेरे कपड़े प्रेस करवा कर दें। अवैस को हुक्म सादर हो गया। उसने नाइमा का मिन्नत तरला मारकर कपड़े इस्त्री करवा दिए। फिर मोहतरमा नहाई। बाल सुखाने वाली मशीन कहाँ है? उसने पूछा। वो तो नहीं है। फिर बाल कैसे सुखाऊं? वो कमर पर हाथ रखकर बोली। जाओ 2 मिनट धूप में खड़ी हो जाओ, खुद ही सूख जाएंगे। अवैस ने हंसकर कहा। वो बस उसे घूर कर रह गई। कपड़े चेंज किए, मेकअप किया, ज्वेलरी पहनी और बाल यूं ही खुले छोड़कर कंधे पर दुपट्टा डालकर बाहर निकल आई। आंटी, हमारा नाश्ता तैयार करवा दे। हुक्म सादर हुआ था। अच्छा, अब ऐसे नहा लिया? उन्होंने पूछा। बस नहा कर आ रहे हैं, वो बोली। रुखसाना ने नाइमा से कहकर नाश्ता करवाया, तैयार करवाया और डाइनिंग टेबल पर लगवा दिया। इधर ही आजा पुत्र, सबके साथ। रुखसाना ने कहा। ले आंटी, ये क्या बात हुई भला? शादी से अगले दिन ही मैं पूरे टब्बर के साथ बैठ कर नाश्ता करूं। मुझे और अवैस को कमरे में दे दे। वो टिक टिक करती अंदर चली गई। जरीना ने बोल बोल कर इन दोनों का नाश्ता कमरे तक पहुंचाया था। ये पकड़े अवैस। नाश्ते से फारग होकर उसने एक लंबी चौड़ी लिस्ट अवैस को पकड़ाई। ये क्या है? उसने हैरानी से पूछा। मेरा सामान है जरूरी। ये आज रात तक आ जाना चाहिए। वो बोली। बदले में क्या मिलेगा? अवैस से उसके सरापर से नजरें चुराना दोभर हो रहा था। 1 टका? आना भी नहीं। वो इतरा कर बोली। जाओ फिर, मैं तो नहीं ला कर देता। वो बोला। जरा खाली हाथ आना तो सही आप। शर्मीन ने उसे घूरा। अवैस ने मुस्कुराते हुए उसे गले से लगाया था। कल रात से तुम मुझ पर यूं ही गुस्सा कर रही हो, हद है वैसे। वो इस पर झुका। मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है अवैस यहाँ।
वो बोली, आहिस्ता-आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। वो इस पर झुका था। वो तड़प कर पीछे हुई। पहले सामान लेकर आए। वो मुस्कुराते हुए बोली थी।